छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 अर्थात शुरू से हम लोग गणित को देखने वाले हैं। हम कुछ दिन से नहीं आ रहे थे, कोई काम था, लेकिन अब जो हम लोग प्रश्नावली 1.1 शुरू से देखने वाले थे, कंटिन्यू डेली 2 बजे का आप लोगों का क्लास रहेगा। आप लोग लाइव में अवश्य जुड़िएगा और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैथ पढ़ाया जाएगा। वैसे तो सब विषय पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैथ को पढ़ा लेंगे, उसके बाद और सारा विषय स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए लिखा है प्रश्नावली 1.1 अर्थात 1.1। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, देखिए इस सवाल से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब से डबल होने लगा है तो 10 नंबर का भी पूछ लेता है, नहीं तो 5 नंबर का तो पूछवे करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रहा है, या इसी को कहते हैं प्रेमिका। तो सबसे पहले इनको तो जानना जरूरी है, तब ना सवाल बनेगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यह बचपने से पढ़ते आया है, यह बचपन से पढ़ा है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, या ठीक, या शेष भी लिख देगा चलेगा। ठीक, ये आप लोग बचपने से पढ़े हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाजके को हम संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, ए। क्या लिखते हैं, ए। अब भाजक को क्या लिखते हैं, बी। अब भागफल को क्या लिखते हैं, क्यू। और शेषफल को क्या लिखते हैं, आर। यही क्या होगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर क्या होता है, जीरो जो होता है छोटा या बड़ा या बराबर, ठीक, छोटा या बराबर होता है किससे, आर से। जीरो छोटा या बड़ा होता है आर नहीं, सॉरी, बी से। किससे होगा, बी से। और बी छोटा है आर से। बी किससे छोटा है, आर से। अब देखो इनको समझो, जीरो छोटा या बराबर होता है, जीरो छोटा या बराबर होता है किनसे, बी से। तो बी का मतलब तो हम जान रहे क्या होता है यहाँ पर, भाजक। बी का मतलब क्या हो रहा है, भाजक। बी का मतलब क्या हो रहा है, सॉरी, जीरो छोटा है या बड़ा आर से, आर छोटा है बी से। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, देख लो। जीरो छोटा है या बड़ा, यही हो जाएगा, सूत्र याद रखो। हाँ, जीरो छोटा है या बड़ा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक, सॉरी, जीरो छोटा है या बड़ा आर से, आर छोटा है बी से। मतलब आर का मतलब क्या हो गया, शेषफल। शेषफल किससे छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा तो नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा, या जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। जीरो के बराबर है या जीरो से क्या है, बराबर। किसी भी संख्या में अगर भाग देता है तो शेषफल क्या आता है, या तो न्यूनतम जीरो आएगा, या 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं आएगा। जीरो से छोटा आएगा तो माइनस में आएगा। कभी किसी भी भागफल का शेषफल माइनस में ज्ञात क्या है, नहीं, आज तक तो नहीं किए थे, इसीलिए जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब बी किससे छोटा हो जाएगा, आर से। बी किससे छोटा हो जाएगा, आर से। शेषफल से अर्थात बी छोटा हो जाएगा। अगर इससे छोटा नहीं होगा तब तो भाग लगता ही रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इतना समझ लिए, अब आगे देखते हैं। ये सब बेसिक चीज है, ये सब को समझेगा तबे आगे सवाल बनेगा। देखिए अब हम बताते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर ए का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। देखो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो अब
इस चैप्टरे का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम लोग तो यह जरूर जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो सवाल कैसे बनेगा। ठीक, तो अब देखो वास्तविक संख्या को जानने से पहले दो संख्या को जानना अति आवश्यक है। ठीक, तो एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या। ठीक, हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, नोट करते जाना। ठीक, अब देखो परिमेय संख्या देख करके हम डैश दे या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल परिभाषा लिखाएंगे, जिसे या वह संख्या, वह इसमें लगा देना है और अच्छा हो जाएगा। वह संख्या, क्या लिखना है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा है, कितना सिंपल। परिमेय संख्या देकर के डैश दे या क्वेश्चन भी बना सकता है पूरा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब देखो जैसे तो लिखना पड़ेगा। अब जैसे भी जानेगा किसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या। कैसे कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो जीरो को 0/1 लिखे तो P/Q के रूप में हुआ ना। जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या। मतलब जितना भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारा क्या है? परिमेय संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 सारा क्या है? ये सब परिमेय संख्या। 0/1, 1/2 समझा, 3/5, 5/7 इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। वही अगर मान लो √5 दे देगा तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि इनको अगर वर्ग करेंगे हम तो इनका कोई शांत दशमलव प्रसार नहीं आएगा। ठीक और इसे हम इस बटा के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सकते थी। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या नोट कर लिया सब? समझ भी लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटाइए करके। देखिए क्या हो गया, परिमेय संख्या समझ लिया आप लोग। अब समझाते हैं अपरिमेय संख्या। ये सब बेसिक चीज है, ये सब अगर नहीं रहेगा ध्यान में तो सवाल बनाने में कठिनाई होगी आप लोगों को। चलो अब क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? देखो अपरिमेय संख्या अब लिखेंगे। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
बहुत ढंग से परिभाषा हो सकता है, बहुत टीचर अपना अपना ढंग से लिखता है, वैसे भी लिखेगा को लघुत्तम भिन्न रूप जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लिखे वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते थे वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या नहीं व्यक्त किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे देखो इनका भी जैसे होगा, जैसे लिख दो √5 ठीक, √5 1 2 3 इन पर दे दो रेकरिंग। ठीक, यही सब क्या है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। और सारा चीज होगा जैसे 1 2 3 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करते जाता। ठीक, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। अब देखो मेन थीम हमारा क्या था, वास्तविक संख्या। क्या था, वास्तविक संख्या। हमको तो बताना ही है ना, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ लिए। अब क्या समझना हम लोग को, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या समझना है, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में लिखते परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को, दोनों को मिला करके जो संख्या बनता है उसे कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब आगे से इससे हो जाएगा ना। ठीक, यहां तक समझ लिया। हम अभी क्या समझे आप लोगों को, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। देखो संख्या सबकी चर्चा कर देते हैं। अब कोई पूछ देगा प्राकृतिक संख्या किसे कहता है, इसमें भी काम लग सकता है, लेकिन सबको लिखाएंगे तो एक बार हम बोल देते। ठीक, तो गिनती की संख्या क्या, कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर जो नया परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण, उसके बाद आ गया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर जो नया परिवार बनता है उसे कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या का हम उदाहरण बता देते हैं। सिर्फ प्राकृतिक संख्या ले लो तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या बताए अभी। गिनती की संख्या कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डोज डोज इत्यादि। ठीक, डोज डैश डैश। अब देखो प्राकृतिक संख्या के बाद क्या बताए, पूर्ण संख्या। क्या बताए, पूर्ण। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या बताए, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक के संख्या के परिवार में क्या बताए, शून्य लगा देने पर, मात्र शून्य लगा दो और फिर वही लिख दो 1 2 3 4 डैश डैश डैश। क्या हो गया यह पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा, क्या बताए, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर, तो जैसे -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 डैश डैश डैश। ये क्या हो गया,
पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत? इसी तरह से होता है, सबको हम शॉर्टकट में समझा दिए। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, ठीक। चलिए अब देखो क्या दिया है सवाल नंबर 1 में। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी बताए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है या बड़ा R से, R छोटा है B से, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रहता है उनको A मानते हैं, ठीक, और जो सबसे छोटा रहता है दो ही संख्या उनको B मानते हैं, कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा शब्द लिखना है, हल। हल बराबर क्या लिख देंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? 225 और कोमा B बराबर क्या लिखेंगे? 135, कोई दिक्कत? 135। अब देखो इस साइड उनको मौसम विधि से हल कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। अब देखो 135 है, भाग विधि से कर लेता है, इधर क्या है? 225, ठीक। अब 135 में अगर दुना करेगा तो 270 हो जाएगा, तो कितना मर्तबे लगेगा? मात्र 1 मर्तबे लगेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 135, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 9 कट गया, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इनको बढ़ा दो। अब 135 कहाँ पर उतरेगा? यहाँ पर, ठीक। अब 1 मर्तबे क्या हो गया? 90, यहाँ पर क्या उतरा? 5, यहाँ पर क्या हो गया? 9 4 13, ठीक। यहाँ पर क्या उतरेगा? 90, 45 दूना 90, कोई दिक्कत? शेषफल कितना आ गया? 0, या काट भी सकता है, कोई दिक्कत? अब देखो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, A B लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखेगा तो पर भी चलेगा, ठीक। तो लिख देते हम। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखो या एल्गोरिथम, एक ही बात होता है, ठीक। प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखो या प्रमेयिका से, समझा? दोनों क्या है? समान बात। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताया था अभी? तुरंत प्यारा सा सूत्र बताए, A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, ठीक। कोमा इनको भी लिखने के लिए लिख सकता है, नहीं भी लिख सकता है। 0 छोटा है या बड़ा R से, R छोटा है B से, ठीक। 0 छोटा या बड़ा होगा R से, समझा? 0 छोटा या बड़ा हो सकता है मतलब 0 से छोटा या नहीं तो 0 से बड़ा होगा, शेषफल नहीं होगा। तो इसीलिए इनको पड़ता है 0 छोटा है या बड़ा R से, R छोटा है B से, ठीक। अब देखो तो यहाँ पर एक किसको माने हैं? 225 को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 225। B किसको माने हैं? 135, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 225 बराबर 135, अब गुना Q कितना है? हाँ देखो इसमें पहले बताए थे भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ई क्या हो गया? ई हो गया भाज, इसमें ही हम समझा देते। ई क्या हो गया? भाज, जिनको क्या मानते हैं? संकेत में ए, ठीक। ई क्या हो गया? भाज, ई हो गया भाजक, इनको क्या बोलते हैं? भाजक, जिनको बी मानते, ठीक। ई क्या हो गया? भाज्य, भाज्य भाजक। ई क्या हो जाएगा? भाज्य भाजक। ई क्या हो गया? भागफल। ई क्या होगा? भागफल, जिनको क्या मानते हैं? क्यू। ई क्या होगा? शेषफल, समझा? जिनको क्या मानते हैं? आर। कोई दिक्कत? तो अब देखो फर्स्ट स्टेप वाले पहले हम लेंगे, तो भाज्य ले लिए, भाज ले लिए 225, भाजक भी ले लिए 135, भागफल में क्यू क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। अब प्लस शेषफल में आर है, आर के बदले में क्या लेंगे? 90। कोई दिक्कत समझ रहा है? 90 है। तो अब हम डायरेक्ट बताएंगे, एक बार हम सब चीज़ समझा दिए
अब देखो ये स्टेप तो पूरा हो गया, अब दूसरा स्टेप वाले लेंगे, इनका काम पूरा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ई हो गया भाज, ई हो गया भाजक, ई हो गया भागफल और ई हो गया शेषफल। तो यहाँ पर पुनः ले लेंगे 135, 135। उसके बाद लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक, अब फिर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 बराबर क्या लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 बचा समझ जाना सवाल बन गया वहीं पर। ठीक, अब देखो इधर से नहीं कुछ समझ में आता है तो 3 अंक के बाद लिख लो, वही होता है आंसर। 1 2 3, 3 गिन करके लिख लो। तब क्या लिखना है, इसीलिए HCF कितना का, HCF 135,225 बराबर कितना हो जाएगा 45। यहाँ 42 नहीं होगा, कितना होगा 45। यही हो जाएगा इनका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो अभी बोलो, समझने में कोई दिक्कत। अब 2 सवाल और बना है, बहुत ही सिंपल तरीका से बता दे रहे हैं और बना देंगे उनको भी। ठीक है, लिख लिया आप लोग, लिखें। ठीक है, मिटा देते हैं इनको। चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, 1 का 2। देखिए 2 में क्या है, फिर वही लिखेंगे, समझा। हल क्या लिखेंगे, हल। ए बराबर क्या लिखेंगे 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा 196। कोई दिक्कत। अब वही बात लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, 0 छोटा है या बड़ा आर से, आर छोटा है बी से, लिख दो, लिखना है। अब देखो इनको इस साइड भाग दे दो, वही होता है 196, 95 होगा 3800 2020। इसको शायद देखो 196 है, 195 से गुना करो। हाँ 6 5 30 और 9 5 45, 3 कितना हो जाएगा 9 6 5 30, 9 5 45, 3 48 का 8 और 5 का 5 4 9। फिर क्या हो जाएगा 9 6 के 54 का 4, 9 9 81 या 5 86, 9 का 9 8, 9 8 17। ठीक, 6 9 1 कितना हो गया 0 8 4 12, 6 6 12, 8 20 1 21 1, 22 का 2, 9 7 16 2 18, 1 1 2 1 3 हुआ इतना। मतलब क्या लग गया 195 मरतबे में ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा एक ही बार में कट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक ही बार में इनका क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 38,220 बराबर क्या हो जाएगा 196 गुना 195। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर HCF। ठीक, 196 और कोमा कुछ भी लिख सकता है 38,220 बराबर 1 2 3, 3 अंक के बाद 196। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। कितना हम सिंपल तरीका से बता दिए, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देख, बोर्ड पे तकने में ही होता है, चश्मा रखे हैं लगा। ठीक है, मिटाएं बोर्ड पर, लेकिन बहुत अथी हो रहा है। चलो
अब देखिए नंबर 3, सवाल नंबर 3, 2 तक हम लोग समझ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखो कि 867 है और 255। हम क्या बताए, बड़े वाले को ए मानते हैं। ए बराबर क्या लिखेंगे 867 है, बी बराबर क्या लिखेंगे 255। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, यूक्लिड विभाजन, आहो 255 है, सॉरी 255। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, देखो अभी तुरंत बताए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये न होता है, 0 छोटा है या बड़ा आर से, आर छोटा है किन से, बी से। ठीक तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान कितना हो गया 867 है, बी कितना हो गया 255 है। आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर कर लेते हैं, तब लिखेंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 255 867। ठीक, अब देखो यह कितना मर्तबे में लगता है, समझा? जितना मर्तबे में लगेगा उतना यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या है 867, तो 2 तिया कितना हो जाता है 6, और 2 चौका 8, तो 3 मर्तबा लग सकता है। कितना लगेगा 3, तो 2 तिया 6, तो 25 तिया 75, चलो ना 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, और 2 तिया 6। अब देखो 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9 7 16, 9 1 बचा, कोई दिक्कत? ओहो हाँ, यहाँ पर 255 होगा। यहाँ पर भी कितना होगा 255। हम बोलते हैं 55, लिखा कैसे जाता है 25। चलिए इनको फिर से इरेजर कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना होगा 255, तो 255 अब देखो तो कितना होता है यह 255 में अगर 3 से गुना करते तो 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15 1 16, और 2 तिया 6 1 7। ठीक हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 255। ठीक, अब 102 दूना 200 क्या हो जाता है 4, तो क्या हो जाएगा 204। यहाँ पर क्या बचेगा 1 से स्पल, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 102, यहाँ पर हम लिखते हैं बढ़िया से 102, यहाँ पर क्या है 51 में 2 से देगा तो क्या हो जाएगा 102, मतलब 2 मरतबे में कट जाता है। ठीक, अब तो वहाँ पर हम लिख लिए, अब इनको यहाँ पर लिखते हैं। बी और क्यू कितना आ गया, देखो क्यू आ गया 3, आर कितना आ गया 102। ठीक, अब फिर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 255, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 102, और गुना क्या लिखेंगे 2, और प्लस कितना लिखेंगे 51। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर पुनः 102 बराबर क्या लिखेंगे 51 गुना 2 और प्लस 0। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए HCF 867 और 255 बराबर 51, यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? कहीं पर दिक्कत है तो अभी बोलो, नहीं ना है? चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल होता है सवाल, खाली समझने की
सवाल नंबर 2 पर आगे हम लोग तभी से क्या देख रहे थे, एक का ही सवाल, एक में ही कितना सवाल था, 3 सवाल, उनको देख रहे थे। ठीक, अब कहाँ पर आ गए, सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की 69 नहीं है, 6q है। ठीक, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो यही लिखा होगा। ठीक, हाँ यही है। ठीक, सवाल समझ में आ गया। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है, q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए सवाल क्या है, बहुत सिंपल रहता है, थोड़ा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। तो हम चलो लिखते हैं और समझाते भी जाते हैं। छोटा सा प्यारा सा शब्द क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, मान लिए कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 5 इतने के रूप का होता है। यही कर हमको दिखाने के लिए हम मान लिए। अभी वर्तमान ये जरूरी नहीं कि ये ही तुम लोग मानना, कुछ भी मान सकता है। ठीक, ABCD का जितना भी अक्षर होता है, चर राशि का सब चीज़ मान सकते हैं। ठीक, चर राशि किसे कहते हैं, जिस राशि का मान मालूम न उसे चर राशि कहते हैं, जिस राशि का मान मालूम उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक तो चलो देखते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस क्या है, 1। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर भाजक, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, b, जिनको क्या कहते हैं, b। तो ई क्या है, ई हो गया b, और q तो हो गया भागफल। q क्या हो गया, भागफल, और 6 क्या है, भाजक। आई प्लस में जो 1 है यह क्या हो गया, शेषफल हुआ कि नहीं। तो हमको शेषफल भी 5 तक लेना है। तो अब देखो भाजक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, भाजक b कोष्ठ में दे दो, इनके बराबर क्या लिखेंगे, 6। ठीक, और शेषफल r बराबर क्या लिखेंगे, हमें आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखो भाजक से हम अभी भी बताए हैं कि शेषफल b से हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब 0 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा कभी नहीं होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा शेषफल। अभी तुरंत बताए हैं ना। तो अर्थात भाजक 6 है, तो इससे क्या हो जाएगा, यह 1 कम ही होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और भाजक से 1 कम ही होगा। जैसे मान लो भाजक अगर 6 रहेगा और भाज भी 6 रहेगा, तो भाग तो लग ही नहीं जाएगा, लगेगा कि नहीं। अगर यहाँ पर 5 रहेगा, 5 बचेगा शेषफल में, तबे ना इससे नहीं लगेगा 6 से। तो इसीलिए हम लोग क्या कहाँ तक लेंगे, 6 तक। कहाँ तक लेंगे, ये 6 है तो यहाँ पर हम 5 तक लेंगे। क्या मानेंगे शेषफल में, 0 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक समझ लिया। अब वही प्रोसेस फिर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0, r बराबर क्या होगा, 0। आप लोग सब बार लिख लेना, r बराबर 0 1 2 3 हम एक के बार में लिख देंगे। ठीक, जब r बराबर क्या हो रहा है, 0, तो क्या होता है यहाँ पर, r बराबर जब 0 होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो BQ
प्लस क्या होता है आर। एक बार हम सूत्र लिखते हैं, उसके बाद ऐसे बैठाते ही जाएंगे। तो अब देखो बी के जगह पर क्या लिखेंगे 6, और क्यू के जगह पर कुछ ना है तो क्यू रहने देंगे। आर के जगह पर क्या लिखेंगे 0, अर्थात क्या हो गया 6 क्यू और 0 जोड़ेंगे तो कुछ हो नहीं होगा, होगा कुछ हो। अब फिर अगर आर बराबर फिर लिखेंगे पुनः ऐसे, इसी तरह से आप लोग जो है लिखते जाना। जब आर बराबर फिर 1 हो, आर बराबर 2 हो, 3 हो, हम यहीं पर लिख देते हैं। आप 0 लिखे, इसी में लिख देते हैं आर बराबर कोमा दे करके 1। ठीक, तो अब जब 1 रखते हैं आर बराबर तो क्या हो जाता है ए बराबर बी की जगह पर डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं। बताए थे कि बार बार हम सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 क्यू, चलो एक बार लिखिए देते हैं। ठीक, 6 क्यू अब प्लस क्या लिखेंगे, हाँ 6 का 6 और क्यू का क्यू ए। ठीक, मतलब क्यू का कुछ नहीं ना है, आर के बदले में चलो एक बार सूत्र लिख देते हैं तब बढ़िया समझेगा। बी क्यू प्लस आर। चलो अब देखो बी के बदले में क्या लिखेंगे 6। ठीक, क्यू का बदला में क्यू ही होगा, आर के बदला में क्या लिखेंगे 1। ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब फिर अगर आर बराबर हम 2 मानते हैं तब क्या होता है, तब देखो फिर ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, अर्थात क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर की जगह पर क्या लिखेंगे 2। ठीक, अब फिर पुनः अगर आर बराबर 3 लेते हैं तब क्या हो रहा है, देखो ए बराबर क्या हो रहा है बी क्यू प्लस आर, अर्थात 6 क्यू प्लस 3 हो रहा है तीसरा स्टेप में। अगर फिर हम आर बराबर 4 ले रहे हैं तो तब क्या हो रहा है, देखो 6 क्यू प्लस क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 क्यू प्लस 4 हो रहा है। ठीक, और जब फिर हम आर बराबर 5 ले रहे हैं, आर बराबर क्या ले रहे हैं, आप लोग हर बार लिख लेना जब आर बराबर 0, जैसे यहाँ पर देखिए फिर पुनः लिखना आर बराबर जब आर बराबर 1 हो, जब आर बराबर 2 हो, जब आर बराबर 3 हो, जब आर बराबर 4 हो। तो ठीक इस तरह से लिखना। हम चाहते हैं कि आप लोग को कम से कम समय में बना दें, ठीक, क्योंकि लाइव क्लास है। चलो देखो अब हो गया इतना। अब यहाँ पर ये तो हो गया चौथे नंबर का। फिर अगर ए बराबर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर जब यहाँ पर 5 लेते हैं तो 6 क्यू प्लस क्या हो जाता है 5। अब इसमें कह क्या रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। कैसे, तो देखो क्या कर रहा है 6 क्यू प्लस 1, तो 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पर निकला है, ये हमको काम का, इनको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है 6 क्यू प्लस 3, तो निकला 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 निकला है कि नहीं। इन तीनों को हम क्या करेंगे इन तीनों को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ये हम लोगों का क्या है काम का चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इस साइड कहीं पर लिख देते हैं, क्या कर रहा है, जहाँ दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इनको मिटा दे ऊपर से, यहाँ एक वाला मिटा दें, यहीं पर लिख देते हैं। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कोई भी, अतः कोई भी, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता
हाई, ठीक, यही हो गया प्रोग्राम। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, हमें आशा है आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ें। चलो अब कहाँ पर आ गए? सवाल नंबर 3। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो अधिकतम जैसे ही कह रहा है अधिकतम संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? HCF अर्थात महत्तम समावर्तक का, न्यूनतम कहता तो LCM। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बात किस का रहा है? अधिकतम का। इसमें देखो कुछ नहीं कह रहा है, हमको न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन नियम से बनाने के लिए, न कह रहा है भाग विधि से बनाने के लिए HCF को, ठीक, और न जैसे HCF को बनाया जाता है वैसे बनाने के लिए। ठीक, तो हम लोग किसी भी नियम से बना लेते हैं। ठीक, तो लेकिन यूक्लिड विभाजन नियम से अभी पूरा सवाल शुरू से बनाते हैं तो उसी नियम से बना लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलो बना लेते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट भी बनाएगा तो बना सकता है। तो देखो जैसे क्या लिखा है, अभी बताए थे कि बड़ा संख्या क्या मानते हैं? पहले तो क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, जो सबसे बड़ा रहता है उसे क्या मानते हैं? ए। क्या मानेंगे? ए बराबर क्या लिखेंगे? 616। और बी बराबर क्या लिखेंगे? 32। कोई दिक्कत? बी बराबर क्या लिखेंगे? 32। ठीक, लेकिन दर्द करने लगता है, तो इससे फायदा तो हो रहा है। देखो ए बराबर क्या लिखेंगे? 616, बी बराबर 32। ठीक, तो अब देखो डिजिटल बोर्ड एंड लाइट बहुत रहता है। चलिए देखिए अब आप लोग सवाल पर ध्यान दीजिए, को मत देखिए। चलो ठीक, तो हमको किस विधि से बनाना है? महत्तम समावर्तक निकालना है। तो 132 यहाँ पर क्या हो गया? 616। कोई दिक्कत? क्या हो गया? 616। तो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग भाग देंगे, कितना से लगेगा लगभग एक बार में, यही नहीं करेंगे। तो मान लो हम वैसे एक बार देते हैं, देख करके देख 32 9 64 हो जाता है। तो 32 का 32 एक बार नॉर्मल तरीक़ा से निकालते हैं। तो 9 2 11, यहाँ पर कितना हो गया? 3 2 5 2 9 96। और 96 में कितना से देगा? 30 5 150। 17 का 18 180। 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। 9 मरतबे में देख करके देखो तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 तिया 27 28, 8 दूना 16 0 0। ठीक, अर्थात 19 गुना 32 करके देखो तो 32 और 19 को गुना करो तो 9 दूना 18 का 8। क्या हो रहा है? 9 दूना 18 का 8, 9 तिया 27 1 28, 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28। ठीक, और क्या हो गया? 2 3, तो यहाँ क्या हो गया? 8 8 2 10, 3 2 5 1 608। क्या हो गया? 608। बिल्कुल सटीक है। ठीक, लग सकता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? वही बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या होता है कि ए बराबर क्या बताए थे? BQ प्लस आर। उ 0 छोटा है, ये बड़ा। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। ठीक, अब ए बराबर कितना हो जाएगा? 616। अब बी का मान कितना हो गया?
32, ठीक। और क्यू कितना हो गया 19, आर कितना हो गया, आर निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा 8, आर कितना होगा 8, कोई दिक्कत। अब देखो पुनः हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या कर देंगे 32 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 32। अब 32 में 8 जो शेष बचा तो 8 से लगाएंगे, देखो नहीं करके ऐसे होगा, यहाँ पर मौसम निकाल लो तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो देखो कितना है 616, 616 में 32 से लगाया 19 मरतबा तो कितना आ गया 608, तो कितना बचा 8, यहाँ पर क्या बचा 32, 4 मरतबे में 8 चौका 32 होता है, कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8 गुना 4 प्लस 0। अब देखो शेषफल हम बताए जैसे ही शून्य आ जाता है तो क्या हो गया, सवाल हल हो गया, ठीक। अब शेषफल जैसे ही शून्य आ गया तो 3 अंक के बाद बताइए वही क्या होता है आंसर, 3 ठोंग गिन लो 1 2 और 3, तो इसका मतलब यह क्या हो गया 8 जो है यह क्या हो गया आंसर। अतः जो क्या कर रहा है जिसमें वह मार्च कर रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो क्या लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, समझा, स्तंभों पहले यहाँ पर ऐसे करके लिख दो टी, इसलिए HCF 616,32 बराबर कितना हो गया 8। बढ़िया से आंसर लिखना है तो ऐसे लिख देना है कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, कोई दिक्कत, ठीक। आप लोग समझ गए, चलिए हम आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 3 तक देख चुके हैं। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब आप लोग समझवे करते हैं स्क्वायर होता है, वर्ग का मतलब क्या होगा स्क्वायर, और जैसे घन कहेगा तो क्या हो जाएगा क्यू अर्थात 3 पावर। तो इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे संकेत दिया है, संकेत या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, संकेत में क्या कर रहा है यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, तब यह 3q या 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ पर संकेत भी दिया गया है, बहुत सिंपल है, जो संकेत दिया है संकेत वाला मान लेंगे, कोई दिक्कत, मान लेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तब यह इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक। चलो देखिए, अब कोई जरूरी ना है कि x से लिखना है हमको मान में, ठीक, जो लिखना है मानने में मान सकता है, ठीक। यहाँ पर खाली होगा 3q, यहाँ पर भी q होगा 4 की जगह पर, ठीक। अब क्या लिखते हैं हल, माना, क्या लिखेंगे माना कि x लिख दे कि a लिख दे, x, तो ठीक है x लिख देते हैं। माना कि x कोई
धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। देखो सब चीज इसी से लिखेंगे जो लिखा गया है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बस यहीं तक लिखना है, जो संकेत दिया उसी को उतार दे, कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, मतलब बी को तो समझ में करता है लेकिन हिंदी भी लिख देते हैं। भाजक बी बराबर, भाजक बी बराबर क्या लिखेंगे, सब में ही क्या है 3, क्यूब में सब में 3 3 दिया है, 3 में ही क्यों लगा है, तो बी बराबर क्या लिखेंगे 3। ठीक, और क्या लिखेंगे, शेष फल, समझा, क्या लिखेंगे, शेष फल, शेष फल r बराबर क्या लिखेंगे, जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या लिखेंगे, जब भी r बराबर लिखेंगे कि 3 से कम लिखेंगे और 0 से शुरू करेंगे, तो अर्थात r बराबर 0 1 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। अब लिखेंगे, अब यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? अब वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सवाल को क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। या नहीं तो ये सब जब दिया ही है इस पर बनाएगा तो इसी पर दशा का, तो देखो इसको हम 2 नियम से इस ढंग से भी बना सकते हैं, उस ढंग से भी। तो दशा फर्स्ट, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इतना 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 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बार मान लो 0 ले लो, 3 ले लो, ठीक, ई भी रहने दो। ठीक, अब देखो ई जैसे लिख दिए ना हम उतना चीज़, तो ई नहीं भी लिखेगा तो काम चल सकता है। ठीक, लेकिन लिख लिया तो और अच्छा है। ठीक, ई जैसे लिख दिए तो ई नहीं लिखेगा तो काम चल सकता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, दशा फर्स्ट। ठीक, तो दशा फर्स्ट में क्या देंगे, a बराबर बी क्यू, बी ई हो गया, क्यू के बदला में हम लोग क्या माने हैं, कुछ भी नहीं, बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो दशा फर्स्ट लिख दिए, या यूक्लिड विभाजन सूत्र एक बार यूक्लिड विभाजन लिख ही देते हैं यहाँ पर। अब लिख दो तब दशा लिख देना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब दशा फर्स्ट लिखना है तो लिख सकता है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, चलो एक बार लिख दिए। ठीक, अब बार बार नहीं लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, अब लिख दो दशा फर्स्ट। तो a बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन में, बी क्यू प्लस क्या होता है r। तो a का मान जो है हम लोग a को इसने रहने देंगे। ठीक, a को क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब b के जगह पर क्या होगा 3, और q के जगह पर क्या होगा, कुछ ना है तो q ही हो जाएगा। ठीक, और r के जगह पर क्या होगा 0, तो 0 का कोई मान नहीं जुड़ेगा तो इसने रह जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा a बराबर 3q। ठीक, अब यहाँ पर क्या रहा है कि दरअसल किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो अब देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इनको भी वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा इतना का स्क्वायर कर दो, ठीक। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, उनको स्क्वायर को बस उनको रहने दो, 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया 9q स्क्वायर। हमको लाना किस में है, 3m के रूप में, वो भी देखना है। तो 9q स्क्वायर हो गया, तो इनमें 3 कॉमन ले लो, ठीक। 3 तिया 9, तो 3q स्क्वायर इसी में रहने दो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है, m बराबर क्या है 3q स्क्वायर। तो m बराबर जब इतना हो गया तो इतना के बराबर हम m लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 3m, ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत। अभी यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाश दे दिए, दशा ही फर्स्ट हो गया। अब दशा क्या लेंगे, सेकेंड। क्या लेंगे, दशा सेकेंड। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह की थोड़ा कमी है, तो अब देखो यहाँ पर अब यूक्लिड विभाजन बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट दशा लिखे, दशा सेकेंड, ठीक। अब दशा सेकेंड में भी यही बात होगा, दशा सेकेंड में भी क्या होगा यही बात, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर जैसे ही बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी क्यू प्लस आर के बदला में हम डायरेक्ट यही लिख दे, क्योंकि यहाँ पर हम संकेत में भी यह सब मान ही लिए हैं, ठीक। तो वैसे भी देंगे तो b के जगह पर 3 देंगे, q के जगह पर क्या हो जाएगा, q के जगह पर q होगा, r के जगह पर अब की बार 1 लेवे करेंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं a बराबर 3q प्लस 1 यहीं पर लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इससे क्या होगा, शॉर्ट होगा, थोड़ा टाइम भी बचेगा। यहाँ पर भी लिखने में जगह थोड़ा कम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब इनका होल स्क्वायर करेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानबे करता है, जानता है कि नहीं। तो 3 तिया 9 एक ही बार में कर दे हम, तो क्या हो जाएगा इनका 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, सूत्र से 2 तो 3 दूना 6, 6q 6q प्लस 1, ठीक। अब देखो इसमें हमको 3m प्लस 1 निकालना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, 1 नहीं ले रहा है कॉमन, नहीं हट रहा है कहीं पर, तो इसे छोड़ दो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे फिर जहाँ m बराबर क्या होगा, इधर लिख देते हैं हम, क्वेश्चन में जगह में है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2q, ठीक, यही होगा। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जहाँ m बराबर जब इतना हो गया तो इतना के बराबर हम m लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे m प्लस 1, ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक। लिखा यहाँ तक, इनको ख़त्म कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, हटा देते हैं पूरा, अंतिम वाला वैसे देख लेंगे। अब देखो हम लोग को तो वैसे जो प्राप्त करना था, सॉरी सेव कर लेते, सेव नहीं होता, सेव तो हो जाता, नहीं होता। चलिए, तो यहाँ तक समझ लिया। हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या निकाले थे 3m, इन्हीं को फर्स्ट माने थे।
और समीकरण सेकेंड में क्या निकाले थे 3m + 1। ठीक, अब देखो इससे भी तो प्राप्त हो जाता है 3m + 1 कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम लोग पाते हैं कि, लेकिन समीकरण दशा थर्ड को भी देख ही लेते हैं क्या होता है। अगर इससे नहीं होगा तो दोनों से ही निकाल करके लिख देंगे। चलो देखो अब दशा थर्ड में क्या था कि a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2, यही था 3q + 2, यहाँ पर भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग। आप लोग उतारते जाइए बाबू, इसलिए हमको जगह नहीं रहता तो मिटाना पड़ता है, उतारते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अब देखो जैसे ही हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा a², ये क्या हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया जैसे ही हुआ तो क्या हो गया 3 × 9q² प्लस, और क्या हो जाता है 2ab, तो मतलब 3 दूना 6 दूना 12q, अब प्लस फिर क्या हो गया 2 दूना 4। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 3 × 9 3 × 12, ये क्या हो जाता है 2 दूना 4, जिनका हमें क्या है ज़रूरत अभी नहीं है, जिनका क्या हमें ज़रूरत नहीं है। हमको क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके दर्शा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। अगर इनको हम कॉमन लेते हैं देखो इसमें तो 3 × 9 तो क्या हो जाता है 3q² + 3 × 12 4q, आई क्या हो जाएगा। हाँ, इनको भी हम लोग लिख सकते हैं विस्तार से। चलो इनको भी, इनका भी ज़रूरत नहीं है लेकिन तीनों को हल करना जरूरी है, तो इनको उसी फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हम इनको लाए थे। ठीक, तो देखो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे 9q² + 12q प्लस 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं। हाँ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 में भी हम बनाने के लिए लिख सकते थे, लेकिन तीनों में दिया है 2 ठो करके भी लिख सकते थे, लेकिन 3 दिया है तो तीनों को हल करना चाहिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 × 9q² + 3 × 12q, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो गया 1। तो अब इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या हो रहा है कि 3q² + 4q + 3। ठीक है, क्या है इतना है, इसके बराबर है, तो इतना के बराबर अगर m है तो इतना के बराबर हम m लिख सकते हैं, तो अर्थात 3m + 1, ये क्या हो गया समीकरण 3। तो अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 भी क्या हो रहा है 3m + 1। हमको क्या कर रहा है प्रूफ करने के लिए यही ना कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से हम पाते हैं कि, समझा, यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड हम थर्ड से पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यही परिभाषा यहाँ से लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m + 1 के रूप का होता है, यही हो जाएगा प्रूफ। कोई दिक्कत। ठीक, इनको पहले उतार लो, तुरंत हम इनको मिटाते हैं। पर बहुत अच्छी पड़ता है इसलिए। चलो देखो उतार लिया, चलिए इनको हटाते हैं, अब लिखते हैं परिभाषा में। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा
थर्ड से हम पाते हैं कि किसी समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई आप लोगों को दिक्कत? ठीक, देखो हम कुछ करवे देखिए, लिखे जो समीकरण में वही लिखे, अतः समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से हम पाते हैं। उसके बाद यहाँ से परिभाषा लिख दे, किसी धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए उतार लिया आप लोग। चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं और इस चैप्टर का क्या है, अंतिम सवाल। देखिए 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर क्या था, वर्ग। इससे पहले जो हम सवाल बनाए उसमें क्या था, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। किसी भी संख्या दे दो उस पर स्क्वायर दे दो, जैसे मान लो x के दिए तो स्क्वायर दे दी थी, क्या हो गया, वर्ग। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, घन। तो घन का मतलब क्या होता है, 3 पावर। इस पर क्या देना है, 3 पावर, बस बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक, तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल है। अब वही बात लिखेंगे जो तभी लिखे थे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, लिखते हैं हल, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तभी हम बताए थे कि इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो पर भी चल सकता है। तब हम इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इनको इतने लिख करके हम दूसरा नियम से थोड़ा हल कर देते हैं। ठीक, दूसरा ने मतलब उतना भाषा छोड़ देते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, देखिए अब क्या लिखेंगे, भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक b, जिनको भाजक को क्या किससे संकेत करते हैं, b से। तो b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, 9 है m के साथ गुना। ठीक, यहाँ पर क्या है, 9m प्लस 1, तो 9 क्या हो गया, b, m क्या हो गया, q, और प्लस में जो होता है इनको क्या मानते हैं हम लोग, r। तो एक क्या हो गया, r। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ रहा है ना बढ़िया से। तो यहाँ पर भाजक b बराबर क्या लिखेंगे, 9। ठीक, अब भाग, उसके बाद क्या लिखेंगे, शेषफल। शेष फल को r से संकेत करते हैं। r बराबर क्या लिखेंगे, 0 शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, 0 से, क्योंकि शेषफल 0 तक बच सकता है, 0 से नीचे नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस में तो शेषफल कभी नहीं बचता है। किसी भी भाग को बनाए तो माइनस में कभी शेषफल आया है, या तो 0 आएगा नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। तो इसलिए 0 शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट दे करके 8 दे दो अंतिम में। 8 तक हमको मानना है क्योंकि 9 है अंतिम, वहाँ पर b का मान। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक में। अब सेम प्रोसेस वही बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख करके 10 आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे। ठीक, आंसर आराम से चलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से वही देख लो, दशा लिख दो, लिखना है तो ठीक। दशा फर्स्ट, ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर, ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना है? ए का मान हमको मालूम ही नहीं है, तो ए का ए रहने देंगे। बी के बदला हम क्या लिखेंगे? 9, बी के बदला हम क्या लिखेंगे? 9, और क्यू के बदला में भी हमको मालूम ना है, तो 9 क्यू ही लिख देंगे, आर के बदला में 0, ठीक। अब इनका होगा क्या? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 9 क्यू, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे वही बात वहाँ पर लिखते थे वर्ग करने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? घन करने पर। क्या लिखेंगे? घन करने पर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक, कोई दिक्कत? दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करता है, क्या हो जाएगा? एक क्यू, आई क्या हो जाएगा? इतना का क्यू। तो अब इनको इधर वाले को छोड़िए, तो इधर वाले कर दो, 3 × 9 = 27 क्यू होता है। 27 क्यू पर क्यू पावर 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा? 3 × 9 क्यू। जहाँ पर क्या लिखेंगे? जहाँ m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होगा? 3q का q है, ठीक। तो 3q का अगर q है m बराबर, तो इसीलिए हो जाएगा क्या? इनका बदला में m माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9m। इनको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसी से एक हो गया। अब डायरेक्ट बताए ना, सब बार यूक्लिड विभाजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब? दशा सेकेंड, ठीक। क्या लिखेंगे? दशा सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दशा सेकेंड। अगर दशा सेकेंड हम लिख दिए तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ये भी सूत्र भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक। तो ए बराबर क्या लिखते हैं? 9q प्लस 0 के बदला हम क्या लिखेंगे? अब एक पर आ गए, तो 9q प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर वही बात दोनों तरफ समझा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक। अब जैसे ही दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1q, आई क्या हो जाएगा? 9q प्लस 1 का q। तो अब a प्लस b का हल क्यों पढ़ा है? क्या होता है? aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक, यही होता है सूत्र। तो इसी पर हम लोग इनको बैठा देंगे, ठीक। तो अब करेंगे क्या? 9q का हल q करेंगे, ठीक। अब प्लस 3 इनको ए माने तो ए हो गया 9q प्लस b 9q का इनका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस क्या लिखेंगे? अंतिम में लिख देते हैं b², ठीक। ओह हाँ, 3a² b। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा? 3a, a का मतलब क्या हो गया? 3, a का मतलब हो गया 9q, 9q इंटू a² प्लस aq, ठीक। अंतिम में q को लिख दिए। तब 3 × 9 = 27q प्लस 3 × 9 = 27 q पर q पावर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27q का स्क्वायर। अब प्लस फिर क्या हो गया? 9, ओहो सॉरी, यहाँ पर तो 3 × 9 = 27, यहाँ पर क्या हो गया? 9 × 9 = 81, 81 तिया, सॉरी यहाँ पर कुछ कंडीशन, यहाँ पर तो हो गया 3 × 9 = 27 है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 × 9, सॉरी, हो यहाँ पर भी 27 नहीं होगा, 9, आहा यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, गुना में मिस्टेक हुआ है और कुछ हो, मैंने 9 साथी करेगा तो 27 होगा, ये 3 नहीं है। 9 × 9 = 81, 9 × 9 क्या होता है?
81, 81 गुना 9 करो तो 9 का 9, 9 का 9, 9 अठा 9 का 9, 9 अठा 72, इतना होगा कि नहीं। 9 को 3 बार ना, क्यू पावर का मतलब 3 बार गुना, तो ठीक अथी वाला भांज से हम बनाते ना तो हल्का होता कुछ, चलो इससे भी ठीक है। ठीक, तो चलो इनको कॉमन ले लो। हाँ, ये दूसरा नियम से हम बना रहे हैं, ठीक, इसलिए अथी हो रहा है, ठीक है। तो पर भी तो 9 का 9 और 9 8 72, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 729, देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो क्या हो गया का स्क्वायर, ठीक। अब 729 को अगर ले लेगा तो इनमें कितना से भाग देगा, जो इतना आ जाएगा ई देखना है बस। तो 729 में 9 से अगर भाग देता है तो क्या आता है, कहीं पर भागे दे करके देख लो क्या है। 729 में अगर 9 से भाग देता है तो 9 अठा 72, ठीक, कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर 9 निकलेगा, 9 9 81, अर्थात 81 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 क्यू एस क्यू, 81 क्यू का क्यू, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 81 क्यू पर क्यू पावर, ठीक, कोई दिक्कत ऐसने होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वही बात होगा, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। गुना में थोड़ा तो 9 9 81, तो यह क्या होता है 729 प्लस क्या हो जाएगा फिर 9 9 81, 9 9 81, 81 तिया वही होगा 729 क्यू स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू प्लस 1, ठीक। अब देखो इनका अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू होता है, तो 81 क्यू पर क्यू पावर प्लस फिर 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 3 क्यू प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या होगा 81 क्यू पर क्यू पावर प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है, 3 क्यू है, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 समीकरण सेकेंड, क्योंकि इतना के बराबर m है, ठीक, मान लिए। तो अब क्या हो गया 9m प्लस 1 समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत यहाँ तक। इनको मिटा दे, इरेजर कर दे, एक पार्ट और हल करना पड़ेगा ना। अभी दशा 1 दशा 2 हुआ है, दशा 3 करेंगे बस ये चैप्टर खत्म, ठीक। तो देखो अब दशा 3 में क्या होता है, ठीक, दशा 3 में हम लोग क्या लिखेंगे वही बात a बराबर 9 क्यू प्लस 2। अब क्या लिखेंगे 9 क्यू प्लस 2, सीरियल में मान से 0 1 तक मान लिए, अब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों समझा तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक। अब देखो जैसे ही हम लोग दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1 क्यू हो जाएगा, ई भी 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, इनका भी घन करो। अब इधरे का हल कर लो खाली, तो 9 क्यू पर क्यू पावर प्लस 3 ए स्क्वायर होता है, अर्थात 9 क्यू का स्क्वायर 2 प्लस फिर 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक। तो अब क्या हो गया 9 9 81 तिया क्या पता थे 729 प्लस फिर 9 9 81 तिया 729, क्या हो जाएगा ये भी 729 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यू, ओह सॉरी
9 तिया 27 दूना 54, क्या हो जाएगा 9 तिया 27 दूना 54 क्यू, अब प्लस दूना 4 दूना 8, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी 9 कॉमन ले लो तो क्या बचा था 81 क्यू का क्यू पावर 81 क्यू पर क्यू पावर प्लस 81 क्यू पर स्क्वायर प्लस 9 छा के 54 6 क्यू, अब प्लस में क्या हो जाएगा 8, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे वही बात जहाँ समझा, जहाँ m बराबर क्या होता है ये सब सारा लिखो, m बराबर 81 क्यू पर क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू है, ठीक। इतना है या क्या हो जाएगा, इसीलिए इतना को m माने तो 9m गुना करेगा 9m प्लस 8, ये क्या हो गया समीकरण 3। अब देखो हम लोगों को समीकरण फर्स्ट में क्या प्राप्त हुआ था कहीं पर हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में क्या प्राप्त हुआ था। समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या प्राप्त किए थे 9m किए थे कि नहीं, समीकरण यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर फर्स्ट लिख दिए, ठीक। क्या प्राप्त किए थे 9m, समीकरण सेकेंड में क्या प्राप्त किए थे 9m प्लस 1, और समीकरण थर्ड में प्राप्त क्या किए 9m प्लस 8, ठीक। यही रूप में निकाल रहा है लिखने के लिए, समी 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से हम पाते हैं कि थर्ड से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कंप्लीट। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर अर्थात प्रश्नावली 1.1 का पूरा सवाल, ठीक, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं, ठीक। यह अंतिम सवाल था सब प्रश्नावली 1.1 का। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।